नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली वालों पर महंगाई की मार पड़ रही है। आपको बता दें कि राजधानी में फिर से तेल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 47 पैसे, डीजल 57 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। लगातार 10वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है राजधानी दिल्ली से, जहां एक तरफ कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं ऐसे में लॉकडाउन की मार झेलने के बाद अब जो अनलॉक किया जा रहा है धीरे धीरे देश को, उसके चलते राजधानी दिल्ली के लोगों की जेबें खाली। आपको बता दें कि जेबों पर खासा असर देखने को मिल रहा है। लगातार 10वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इन उत्पादों की कीमतों में मंगलवार को लगातार 10वें दिन तेजी आई। इस तरह 10 दिनों में पेट्रोल करीब 5.5 रुपये और डीजल करीब 6 रुपये महंगा हो गया है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 1 लीटर पेट्रोल 47 पैसे की तेजी के साथ 76.73 रुपये में मिल रहा है। और वहीं डीजल की बात करें तो यहां दिल्ली में मंगलवार को 57 पैसे की तेजी के साथ 75.19 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, दिल्ली वालों पर महंगाई की मार पड़ रही है। आपको बता दें कि राजधानी में फिर से तेल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 47 पैसे, डीजल 57 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। लगातार 10वें दिन भी ये पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां एक और कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होती जा रही है। जैसे जैसे देश को अनलॉक किया जा रहा है, ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए महंगाई की मार जो है वो अब जनता को उठानी पड़ रही है। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार 10वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। एक तरफ तो कोरोना की मार और दूसरी तरफ जेब पर वार। देखिए, बिल्कुल बताते जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जरूर है हर रोज यही जानकारी मिलती है, कभी 47 पैसे बढ़े हैं, कभी 50 पैसे बढ़े, कभी 1.5 रुपये बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अब 5.5 रुपए कम से कम बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना ये दिक्कतें जरूर आएंगी, क्योंकि जनता के सामने भी और सरकार के सामने भी, क्योंकि सरकार ने तो रेट बढ़ा दिए मगर कहीं ना कहीं जो जनता अभी लगभग 3 महीने से घरों में बैठी थी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है 3 महीने के बाद जब वो घर से बाहर निकली है तो उनके पास वैसे ही काम धंधा नहीं है। दूसरा, पेट्रोल और डीजल पे रेट बढ़ने की वजह से और जो और सामानों के रेट बढ़ेंगे अब, तो वो कहीं ना कहीं उसकी दोहरी मार जनता पर ही पड़ेगी। सरकार को सोचना चाहिए कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उनको अभी न बढ़ाकर बाद में बढ़ाने चाहिए थे, ताकि दिक्कतें जनता को नहीं आए। मगर अब जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और जनता को निपटना पड़ेगा कोरोना जैसी महामारी से भी और दूसरी महंगाई से भी। जी राजीव तिवारी, अगर जनता की बात की जाए तो जनता की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, जनता के प्रति जनता की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हर तरीके से सरकार जो है उनके बारे में नहीं सोच रही है और जनता की जो जनता है जो वो पिसती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर सरकार से अभी नाराजगी जरूर नजर आ रही है, खासकर दिल्ली सरकार से, क्योंकि दिल्ली सरकार चाहती तो शायद पेट्रोल और डीजल के दाम जो थे वो रोक सकती थी, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो अब सरकार से नाराज है और अपनी नाराजगी जाहिर कर भी रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार को सोचना होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम अभी कम किए जाए या फिर जनता को राहत देने की कोशिश की जाए। जी राजीव तिवारी, वहीं जो खबरें सामने आ रही है ये भी आ रही है कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को इसी मसले पर चिट्ठी लिखी है। देखिए, बिल्कुल बता दें, सोनिया गांधी की तरफ से पहले भी स्पष्ट किया गया था कि कई बार सुझाव भी दिए गए थे केंद्र सरकार को कि पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ाए जाएं और जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है उसके लिए जनता को कहीं ना कहीं आर्थिक जो तंगी आ रही है उसके लिए भी पैसे की काफी सलाह दी गई थी कि लगभग लोगों के हाथों में कुछ पैसे दिए जाए, यानी कि लगभग 10,000 के करीब पैसे दिए जाए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अब जब सरकार जनता के लिए बारे में नहीं सोच रही तो जनता की जो दिक्कतें हैं वो लगभग बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो
सरकार के पास आर्थिक तंगी की वजह से पैसे नहीं है, दूसरा कोरोना जैसी महामारी चल रही है, मगर जनता के बारे में सोचना होगा। जनता अभी पीस चली जा रही है इसके अंदर। राजीव तिवारी, अगर आने वाले दिनों की बात करें तो क्या ये रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रहेगी या इस पर अंकुश भी लगेगा? देखिए, अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई स्पष्ट नहीं किया गया है, मगर हाँ ये जानकारी जरूर मिल रही है कि लगातार अभी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होता रहेगा। और ये भी देखना होगा कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा होता है तो कहीं ना कहीं ये जो डेली मर्रा की चीजें हैं उन पे भी रेट बढ़ते हैं और साथ के साथ दिक्कतें दोनों दोहरी मार पड़ती है, क्योंकि एक तरफ तो पेट्रोल की मार और दूसरी तरफ महंगाई की मार। तो कहीं ना कहीं जनता अब पिसती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं जनता को इस बारे में सोचना होगा सरकार को। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन उत्पादों की कीमतों में मंगलवार को लगातार 10वें दिन भी तेजी देखने को मिली। इस तरह 10वें दिन में पेट्रोल करीब 5.5 रुपये और डीजल करीब 6 रुपये महंगा हुआ है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 1 लीटर पेट्रोल 47 पैसे की तेजी के साथ 76.73 रुपये में मिल रहा है। डीजल की बात करें तो यहाँ दिल्ली में मंगलवार को 57 पैसे की तेजी के साथ 75.19 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। और इसी को लेकर किस तरह देख रहे हैं? गवर्नमेंट ने भी खर्चे चलाने हैं जी, क्या करें, बढ़ा दिए, क्या कर सकते हैं। महंगाई के साथ में सारी चीज़ बढ़ेंगी। कोरोना की भी देने पर पाई पूरी भी तो करनी है, तो क्या है कि बढ़ गया। अब हम तो इतना यूज भी नहीं करते, थोड़ा बहुत यूज करते, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गवर्नमेंट के साथ है, जैसा करेगी वैसा ही है। राम बालक। हम लोग ये बताएं, 10वें दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, किस तरह देख रहे हैं? सर क्या कहें, अब इनकी मर्जी है, बढ़ाते जाते हैं। चेक करना जीरो है। और सारे लोग ले रहे हैं तो हमें भी लेना पड़ रहा है। बजट का असर तो पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है सर, बिल्कुल पड़ता है बजट का असर। नाम? अमृतपाल जी। अब ये बताएं, 10वें दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, 75 से ऊपर क्रॉस कर चुका है। हाँ जी। इस तरह वैसे ही लॉकडाउन के बाद थोड़ी कठिनाई है लोगों को, लेकिन किस तरह देख रहे हैं? तो है तो वैसे गलत ही है जी ये। एक तो वैसे ही प्राइवेट जो सेक्टर है बंद पड़ा है सारा, किसी के पास दिहाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, और ऊपर से प्राइस बढ़ाई जा रहे हैं, जबकि इनको कम करना चाहिए था, उल्टा ये ऊपर रेट बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इससे जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उन पे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उनके वैसे ही खर्चे पहले ही वो थोड़े वो रखे हैं खर्चे से, और ऊपर से इसका पेट्रोल के दाम का फ़र्क पड़ गया। सिलेंडर महंगा हो गया, गैस सिलेंडर है जो उस पर सब्सिडी बंद कर दी इन्होंने, और वो भी महंगा दे रहे हैं वो 700 रुपये का। यानी टोटली यानी पब्लिक मर रही है जी। आपको बता दें कि लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कुछ का कहना है कि हम सरकार के साथ है, वहीं उसके अलावा कुछ का कहना है कि इससे जेब पर खासा असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली वालों पर महंगाई की मार पड़ रही है। राजधानी में फिर से 10वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल देखने को मिला है। लगातार 10वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। ऐसे में लोगों की जो परेशानी है वो यही है कि उनसे एक तरफ रोजगार नहीं है और रोजगार कुछ लोगों के रोजगार छीने जा चुके हैं, और ऐसे में दूसरी ओर ये जो पेट्रोल और डीजल की महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर जनता परेशान है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां लगातार 10वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, और वहीं इसी मसले पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का 5वां दौर जारी है।
ऐसे में धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देश को 3 चरणों में खोला जा रहा है। ऐसे में अब जो ज़रूरी सेवाओं के लिए जो लोग हैं वो अपना काम के लिए जैसे बाहर जाते हैं, उसको लेकर भी अब जो महंगाई की मार है वो दिल्ली वालों पर भी पड़ रही है और पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो 10वें दिन भी बढ़े हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 10वें दिन भी बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 1 लीटर पेट्रोल 47 पैसे की तेजी के साथ 76.73 रुपये में मिल रहा है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश एक्शन में योगी सरकार आ गई है। आपको बता दें कि यूपी में तबादला एक्सप्रेस चल रही है। 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। अभिषेक दीक्षित प्रयागराज एसएसपी बने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार एक तरफ जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। खास बात यह है कि 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती मामले में हुए फर्जीवाड़े पर कार्रवाई करने वाले प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को हटाकर वेटिंग में डाल दिया गया है। उनकी जगह अभिषेक दीक्षित को प्रयागराज का नया एसएसपी बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं इसके अलावा अनंत देव को एसएसपी, डीआईजी कानपुर के डीआईजी एसटीएफ बनाया गया है। पुनीत मोहन संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और 14 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। देखिए सलोनी, जैसा कि हम अपने दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं कि योगी सरकार ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि अगले हफ्ते से कानून व्यवस्था पर एक समीक्षा बैठक होगी और कानून व्यवस्था को काफी गंभीरता से योगी सरकार ले रही है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और पुलिस भी इंगेज थी लोगों को घरों में रखने के लिए और सीधे तौर पर ड्यूटियां लगाई गई थी। लेकिन अब कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल है, उसको देखते हुए जो भी आईपीएस अधिकारी हैं जिनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जिन्होंने हमेशा क्रिमिनलों का खात्मा किया है और गुंडा एक्ट खत्म किया है, यानी गुंडों के ऊपर कार्रवाई करी है, तमाम तरीके की जिनकी चर्चाएं हैं कि जिनके आने से जिले में जो भी गुंडे प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें दहशत का माहौल होता है, ऐसे अधिकारियों को चुन करके पोस्टिंग दी जा रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम है अनंत देव आईपीएस हैं। काफी एनकाउंटर इन्होंने किए और काफी फेमस हैं। इनको एसटीएफ का पुलिस उप महानिरीक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही एस चनप्पा हैं जिनको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर बनाया गया है। आरपी सिंह हैं जिनको पुलिस अधीक्षक सीतापुर बनाया गया है। विक्रांत वीर आईपीएस हैं जिनको हाथरस भेजा गया है। कई ऐसे नाम है, प्रताप गोपेंद्र यादव हैं जो पुलिस अधीक्षक मुख्यालय से अटैच किए गए हैं। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लॉकडाउन के दौरान भी जिस तरीके का क्राइम ग्राफ कहीं ना कहीं दिख रहा था, उसको देखते हुए योगी सरकार सख्त मूड में थी और एक्शन लिया जाना संभव था। उसको देखते हुए जो भी आईपीएस अधिकारी अपने जिलों में जो भी कप्तान थे वहां पर अगर उन्होंने अच्छा कार्य किया है तो उनका प्रमोशन हुआ और वहीं जिनके काम में कहीं ना कहीं कमियां बरती गई थी उनको मुख्यालय से या तो अटैच कर दिया गया है या किसी अन्य जगह पर भेजा गया या फिर प्रतीक्षारत कर दिया गया है। जी पुनीत मोहन, क्या लगता है इससे यूपी सरकार ने जो ये फैसला लिया है, कड़ा एक्शन लिया है, ऐसे में आने वाले दिनों में क्या अन्य लोगों के अंदर ये दहशत हो सकती है या एक सबक कहें कि सबक लिया जा सकता है? देखिए, सीधे तौर पे ये एक सबक है उन अधिकारियों के लिए जो कानून व्यवस्था के बड़े अधिकारी माने जाते हैं, यानी कि जिले के कप्तान हैं, और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अगर उनके जिले में इस तरीके की कार्रवाई होती है तो कानून व्यवस्था के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, यानी कि उनकी अपने जिले में कमांडिंग नहीं है। उनके लिए सबक है कि अगर सीधे तौर पर सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कानून व्यवस्था पर काम नहीं होगा तो कार्रवाई निश्चित है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो नाम निकल करके सामने आ रहा है, सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, 69,000 भर्ती का जो खुलासा था वो इन्होंने किया था। इनको प्रयागराज से हटा करके प्रतीक्षारत कर दिया गया है, वेटिंग में भेज दिए गए। ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात होती है और अगर
अगर कोई IPS अधिकारी इतने बड़े जो घोटाला था उसका खुलासा करता है तो सीधे तौर पर उनको वहां से हटा करके प्रतीक्षारत भेजना, ये विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। इसके अलावा जो बड़े अधिकारी हैं उनको बड़े जिलों की कमांडिंग दी गई है और जो दूसरे अधिकारी हैं सीधे तौर पर उनके लिए एक सबक का मैसेज है कि अगर कानून व्यवस्था जिले में अपने बरकरार नहीं रखेंगे तो सीधे तौर पर उनका भी हस्तांतरण कर दिया जाएगा। जी वहीं पुनीत मोहन, अगर अनिरुद्ध पंकज को हटाकर जैसे वेटिंग में डाला गया है तो उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, सीधे तौर पर सरकार का कहना है कि एक प्रक्रिया होती है। IPS कभी जिले के कप्तान रहते हैं तो कभी मुख्यालय से अटैच रहते हैं, कभी उनको प्रमोट करके दूसरे पदों पर भेजा जाता है। लेकिन इतने बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करने के बावजूद ऐसा होना, देखिए सीधे तौर पर सरकार का यही जवाब है कि ये एक प्रक्रिया है और इसमें जिस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, पोस्टिंग होती है, उसी तरीके से वेटिंग में भी भेजा जाता है। इसको कहीं से भी अटैच करके ना देखा जाए। लेकिन विपक्ष अपने सवाल जरूर खड़े कर रहा है। इसके अलावा कई नाम ऐसे हैं जिनके काम उनके जिलों में अच्छे नहीं रहे, उसके बावजूद उनको बड़े जिले की कप्तानी दी जा रही है, उस पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सरकार का मानना है कि सीधे तौर पर जिन IPS अधिकारियों के रिकॉर्ड अच्छे रहे हैं, जिनकी रिकॉर्ड बुक अच्छी है, उसके आधार पर इनका ट्रांसफर किया गया है और जो छोटे जिले से बड़े जिले की जिनको कप्तानी दी गई है उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनका स्थानांतरण किया गया है। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि प्रयागराज के SSP रहे सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने एक शिकायत के आधार पर सहायक शिक्षा भर्ती फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें टॉपर भी शामिल हैं। SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध के एक्शन से कुछ लोग परेशान थे और अब उनको हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूपी में तबादला एक्सप्रेस चल रही है। 14 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। अभिषेक दीक्षित नए प्रयागराज SSP बने हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 14 IPS अधिकारियों का तबादला किया है। खास बात यह है कि 69 सहायक शिक्षा भर्ती मामले में हुए फर्जीवाड़े पर कार्रवाई करने वाले प्रयागराज के SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को हटाकर वेटिंग में डाला गया है। उनकी जगह अभिषेक दीक्षित को प्रयागराज का नया SSP बनाया गया है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज के SSP रहे सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने एक शिकायत के आधार पर सहायक शिक्षा भर्ती फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें टॉपर भी शामिल हैं। वहीं SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध के एक्शन में से कुछ लोग परेशान हुए थे और अब उनको हटा दिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को हटाकर वेटिंग में डालने को लेकर अब विपक्ष लगातार यूपी सरकार पर हमलावर है और सवालिया निशान यहां पर खड़े कर रहा है। तबादला हुआ है। अभिषेक दीक्षित प्रयागराज के SSP बने हैं। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि अनंत देव को SSP DIG कानपुर से DIG STF बनाया गया है। देश भर में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार चुका है। ऐसे में बीते 24 घंटे की बात करें तो 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 380 लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। देश भर में 3 लाख से ज्यादा यह आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। अब तक 9,900 तकरीबन 10,000 के करीब कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचने को है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं और हजारों की संख्या में जो मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते अब प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 300 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अब तक 9,900 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। ऐसे में लोगों को समझना होगा, जो रियायतें दी गई हैं उनमें जो गाइडलाइंस जनता के सामने रखी गई हैं उनका पालन करना ही होगा, जिसके चलते वो
कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं, उसकी चेन को फैलने से रोक सकते हैं। 2-2 गज की दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ ही अपने हाथों को बार बार धोना, 20 सेकंड तक कम से कम अपने हाथों को धोना है। ये सब गाइडलाइंस केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं और इसी के चलते जो आंकड़ा है वो 3,000 की 3 लाख की संख्या को पार कर गया है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 380 लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। मुरारी सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा केस मुंबई के अंदर, जबकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,787 पॉजिटिव केस मिले हैं। अगर 24 घंटे में मुंबई में कोरोना संक्रमण से मरने वालों के आंकड़ों की बात करें तो 68 लोगों की मुंबई में मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में मरने वालों का आंकड़ा जो है 178 तक पहुंच चुका है, जो लगातार ये दर्शाता है कि मुंबई जो है हॉट स्पॉट बना हुआ है। यहाँ पर लगातार स्थिति खराब होती जा रही है, चाहे मरने वालों का आंकड़ा हो या फिर कोरोना पॉजिटिव, ये लगातार यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और ये जरूर महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। जी मुरारी सिंह, अगर लोकल ट्रेन्स की बात की जाए तो मुंबई में जैसे बहाल की गई है लोकल ट्रेन्स, ऐसे में क्या खतरा और ज्यादा नहीं बढ़ता है? देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो मुंबई की धड़कन लोकल ट्रेन शुरू हुई है वो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू हुई है, चाहे वो अस्पताल के डॉक्टर हो, डीन हो, नर्स हो या फिर बृहन मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी हो या मंत्रालय के आम नागरिकों के लिए ट्रेन नहीं खुली है। ट्रेन में एक ट्रेन में 700 से ज्यादा लोग सफर नहीं कर सकते, ऐसे कई गाइडलाइन जारी की गई है। स्थिति की बात करें तो रेलवे से जो प्रवासी है वो ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में, अस्पतालों में काम करने वाले लोग हैं, इनमें भी संक्रमण बढ़ने का खतरा है, क्योंकि कोई न्यू मुंबई से आएगा, कोई पालघर से आएगा, कोई ठाणे डिस्ट्रिक्ट से आएगा, तो अलग अलग एरिया से लोग एकत्रित होंगे तो जरूर संक्रमण बढ़ने का खतरा है। लेकिन रेलवे प्रशासन सहित महाराष्ट्र सरकार काफी सख्ती से रेलवे में बरत रही है। बोगियों को हमेशा सैनिटाइज किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से अर्थव्यवस्था बहाल हो, लेकिन जो बीमारी है वो लगातार यहाँ फैलती जा रही है। जी मुरारी सिंह, अगर बात करें लॉकडाउन की, लॉकडाउन में रियायतें दी गई है 5वें लॉकडाउन में, तो ऐसे में क्या लोग सरकार का सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस दी गई है उनका पालन किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से पूरा 80-90 दिन का जो लॉकडाउन का सफर था वो बड़ा मुश्किल भरा था लोगों के लिए। इस महामारी से बचने के लिए अपनी जान को बचा करके लोग किसी तरीके से इस संघर्ष के समय में संघर्ष करके अपने आप को बाहर निकले हैं। जरूरत की जो सामान है, जो चीजें हैं, क्योंकि रोजगार भी चलाना है, परिवार का भी पालन करना है, तो लोग अब बाहर निकल रहे हैं। डर लोगों में बना हुआ है, लेकिन अगर भीड़ की बात करें तो मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और शायद यही वजह है कि संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जी मुरारी सिंह, अगर प्रशासन की या राज्य सरकार की बात करें तो क्या और प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि इस कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके? देखिए, जिस तरीके से बृहन मुंबई महानगर पालिका ने तमाम उन रेड जोन इलाकों में 16 तारीख रात 12 बजे से 20 तारीख रात 12 बजे तक फुल लॉकडाउन के संकेत दिए हैं, आदेश दे दिए हैं बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से कि जो रेड जोन इलाके हैं, जैसे कि मुंबई का मलाड जो इलाका है ईस्ट और वेस्ट, वो अब सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। पहले धारावी, कुर्ला, दादर, बांद्रा, इन इलाकों में पॉजिटिव केस ज्यादा मिल रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में उत्तर मुंबई के मलाड इलाके में मिला है, जिससे लेकर मालवनी, राठौड़ी और मर्ज जेट्टी को 16 तारीख रात से जो रेड जोन इलाके हैं वहां पर दूध, मेडिकल और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। इस तरीके से महानगर पालिका ने नई गाइडलाइन जारी किया है। हालांकि जो स्लम का इलाका है वहां पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और यही वजह है कि इसे कंट्रोल कर पाना या इसे रोक पाना मुंबई पुलिस के लिए काफी मशक्कत है। यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि अगर मॉनसून की बात करें तो ऐसे में प्रशासन के क्या इंतजाम हैं?
शासन की बात करें तो मुंबई पुलिस चप्पे चप्पे पर अभी भी तैनात है। हर गली मोहल्ले में नजर रखी जा रही है। जहां भीड़ जमा हो रही है, पुलिस उनको खदेड़ने का काम कर रही है। बृहन मुंबई महानगर पालिका लगातार सैनिटाइज और चेकिंग का जो अभियान है उसे तेज कर दिया गया है। कुछ एनजीओ संस्था और नगर सेवक भी हैं जो बीएमसी की मदद से अब उन स्लम इलाकों में चेकिंग अभियान की मुहिम किए हैं। घर घर जाकर लोगों का टेम्परेचर नाप रहे हैं। जिनमें थोड़ा बहुत सिम्टम दिखाई दे रहा है उन्हें तत्काल अस्पताल में एडमिट करें हैं। तो मनपा सहित प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर कमर कसी हुई, लेकिन कहीं से कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, अगर मॉनसून की बात करें तो मॉनसून ऐसे समय में एक तरफ कोरोना वायरस की मार, वहीं दूसरी तरफ अगर मॉनसून की बात करें तो निचले इलाकों में पानी भर जाता है, उसके लिए क्या आगे के वो बनाए गए हैं नियम? जी बिल्कुल सही करना है। आपको बता दें कि बरसात में मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित रहती है, क्योंकि स्लम इलाकों में समुद्री किनारा होने की वजह से बड़े पैमाने पर पानी भरते हैं। हालांकि हर साल बीएमसी कई करोड़ रुपए का बजट बनाती है और 3 महीने पहले से ही गटर नालों की साफ सफाई होती थी। लेकिन इस बार कोरोना महामारी आने की वजह से मार्च महीने से ही बीएमसी के सारे कर्मचारी इस महामारी में लगे हुए थे, तो बड़ी संख्या में गटर नालों की साफ सफाई नहीं हो पाई है। पिछले 2 दिनों में जो बरसात हुई थी वो कहीं न कहीं बीएमसी की पूरी पोल खोल करके रख दी थी। चाहे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से अंधेरी आने की तरफ का अंधेरी सबवे हो या मिलन सबवे हो या मलान का जो सबवे है, तीनों लबालब भर गए थे। घंटों ट्रैफिक जाम हो रही थी। लेकिन बीएमसी अभी भी दावा कर रही है कि वो बारिश से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जबकि तस्वीर झुठलाई नहीं जा सकती। जी मुरारी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।